Good morning, students. In last lecture, we had discussed about what is the classification of shares. In this lecture, we will discuss about methods of issue of shares. As we know that there are various methods of issue of shares in which public offer, existing equity shares holder, existing employees and private placement. So in this chapter, now we will discuss two methods. Public offers. Public offers means what? The shares of the companies are issued to the general public, and if it is issued first time by the company, that means primary, so it is called as IPO, and if the existing shares are reissued, that is called as FPO, as a further public offer. So in which we will see that public issue or public offers of shares. Public issue or offer means offering the shares to the public. This is the most common method used by the company. The company invites the public to subscribe, that means buy for its shares by issuing prospectus. देखो इसमें क्या होता है, कंपनी क्या करती है, अपने जो शेयर्स है वो जनरल पब्लिक के लिए, पब्लिक को देने के लिए ओपन कर देती है. जैसे आप, मैं, कोई भी पर्सन क्या कर सकते हैं, वो शेयर्स को बाय कर सकते हैं. कंपनी इसके लिए क्या करती है, एक प्रॉस्पेक्टस बनाती है, और प्रॉस्पेक्टस के अंदर पूरी कंपनी की डिटेल्स, शेयर्स की डिटेल्स, आपको क्या इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, एप्लीकेशन के साथ में आपको कितना पैसा भरना पड़ेगा. एज लाइक जैसे कि आप कोई, जैसे 10th के बाद या 12th के बाद आप जैसे न्यू कॉलेज में एडमिशन करते हो, तो उस समय आप देखते हो ना, आपको सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस मिलते हैं. तो in that prospectus everything is mentioned about the company. That means on first page you can see the building of the company, and in that prospectus which courses are offered by the company, what is the price list of the company, which are who are the professors teach in that company, and how much charges will be charged on particular courses. So this is a prospectus of particular schools or colleges. सो ऐसे ही क्या होता है, एक कंपनी में भी कंपनी क्या करती है, एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती है. प्रॉस्पेक्टस के अंदर आपको कंपनी की फुल्ली डिटेल्स, कंपनी का टर्नओवर क्या रहा, वो सब बताया जाता है. तो देखिए, अब इसमें सबसे पहला यहाँ पे दिया है ए नंबर पे, फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड्स. दैट मीन्स जो प्रॉस्पेक्टस रहेगा ना, उसके अंदर आपको जो शेयर्स है वो कितने प्राइस में मिलेगा, वो फिक्स प्राइस लिखी रहती है. देखो देखते हैं. Under this method, the company states in its prospectus the quantity and the price at which shares are offered to the public. That means आपको पता चलेगा कि कंपनी के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं और उसकी फिक्स प्राइस क्या है. The subscriber, that means investor, जिसको अपन बायर बोल सकते हैं, are asked to pay a certain portion of face value of shares or entire issue price along with the application. देखो इसमें क्या होगा, ये आपके ऊपर है कि आपको कितने शेयर्स परचेज करने हैं, उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ता है, और उसके साथ में अप्लीकेशन फ़ीस सबसे पहले हमको पे करनी पड़ती है. द कंपनी कम्स टू नो, जैसे कम्स टू नो मतलब पता लगना, जैसे कंपनी को पता लगता है, द डिमांड ऑफ इट्स शेयर्स ओनली आफ्टर द सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड्स. देखो इसमें क्या होता है, कंपनी क्या करती है, अप्लीकेशन के लिए ना 15 से 20 दिन का एक टाइम ओपन कर देती है कि आप 15 से 20 दिन में आप अप्लाई कर सकते हो. और कंपनी को तभी समझता है कि उनकी कंपनी की शेयर्स की कितनी डिमांड है. जैसे देखो, अगर कोई कंपनी है, उन्होंने 10,000 शेयर इशू किए, एज अ क्वांटिटी ऑफ शेयर्स इज 10,000 एंड ईच शेयर प्राइस इज ₹10. ओके, तो ऐसे करते कंपनी के पास 1 लाख रुपये जमा हो जाएंगे. अब कंपनी ने क्या किया, 15 दिन का आपको टाइम दिया. अब ऐसे हुआ भाई, 15 दिन के बाद में ना, जब उन्होंने अप्लीकेशंस की काउंटिंग की, तो 10,000 के बजाय अप्लीकेशन कितने आ गए, 20,000 आ गए. तो इसका मतलब कंपनी के जो शेयर्स है उनकी मार्केट में बहुत डिमांड है. या 10,000 ही आते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं चलो ठीक है, इतना ख़राब भी नहीं है लेकिन ठीक है. लेकिन अगर 5 से 6,000 का भी एप्लीकेशन आते, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कंपनी के शेयर्स की मार्केट में क्या लेवल है. तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, या कंपनी ऐसे देखा गया तो 50% तो भी होना चाहिए. एप्लीकेशन आए हो तो कंपनी आगे की प्रोसीजर करती है, या नहीं तो कैंसिल कर देती है. क्योंकि शेयर्स बेचना कोई ऐसा
एज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि सबसे पहले आपको अप्लीकेशंस के पैसे जमा करोगे, उसके बाद में अगर आपका अप्लीकेशन आपने जो अप्लाई किया अगर वो एक्सेप्ट हुआ तो आपको लेटर भेजा जाता है, फिर अलॉटमेंट होती है, फिर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, ऐसे करते करते लॉन्ग पीरियड लग जाता है। अगर देखो अगर 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किए तो मिनिमम कंपनी चाहेगी कि हमें 8,100 भी अप्लीकेशंस आए। तो इस चीज़ को अगर देखो ज़्यादा अप्लीकेशन आते हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन आपको पूछा जाता है, व्हाट इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, 10,000 शेयर इशू किए और कम अप्लीकेशन आते हैं उसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो द कंपनी कम्स टू नो द डिमांड ऑफ इट्स शेयर्स ओनली आफ्टर द सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड्स। कंपनी कैन इशू शेयर्स एट पार। पार बेटा क्या होता है, पार मीन्स इफ द प्राइस ऑफ शेयर्स इज ₹10 and this shares is sell at the price of 10 only, so that is face value. That means if the shares are sold out in the market at the face value, it is called as par value. Then if the shares are sold to the market more than face value, that is premium. And on the vice versa, if the price of shares, that means face value of shares is ₹10 and after knowing the demand of its shares, that means company received application less than the quantity of shares, so company will have to sell that shares at the less price from the face value, that means as discount. So fixed price method is used for all types of issue, that means public issue, right issue or ESOS. We will discuss these three concepts. First, book building method. Under this method, the issuer company determines the number of shares, that means how much quantity of shares we have, number of shares and the issue price at which its shares will be sold by bidding process. The company issue a red herring prospectus. कभी कभी क्या होता है, sometimes you ask the question what is red herring prospectus. Red herring prospectus is a type of prospectus in which whole information of the company is not mentioned, only few points, or we can also say that it is not it not given you complete information. So this is called as red herring prospectus. Yeah, it is also asked in board exam also for 1 marks. Okay, so which contains price range or price band and ask the investor to bid on it. The lower end of the price band is called as floor price, while the highest end is called as the cap price or ceiling price. The final price at which shares are sold offered to the investor, it is called as cut-off price. ज़्यादा है उसको टॉप प्राइस बोल सकते हैं, कम है उसको फ्लोर प्राइस बोल सकते हैं, और जिस प्राइस पे शेयर्स मार्केट में बेचे जाते हैं उसे कट ऑफ प्राइस बोलेंगे, लास्ट में एज जो जिस प्राइस पे वो सेल किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो आपको क्या बोला है यहाँ पे, इन्वेस्टर्स कैन बिड एनी नंबर ऑफ शेयर्स, बिड एज अ बोली लगाना, जैसे देखते हो ना ऑक्शन जिसे बोलते हैं हम, मुझे इतने शेयर चाहिए, हाँ भाई इतना प्राइस देने के लिए तैयार हूँ, बोल सकते हैं बिड एनी नंबर ऑफ शेयर्स दैट दे आर विलिंग टू बाय। आप कितने भी शेयर्स के लिए बोले लगा सकते हो या परचेस कर सकते हो आपकी इच्छा से, एट एनी प्राइस विद इन द प्राइस बैंड। बिडिंग इज केप्ट ओपन फॉर 5 days, ये 5 days के लिए ओपन रहती है। द बिड्स अलॉन्ग विद द अप्लीकेशन मनी इज टू बी सबमिट किए जाते हैं टू द लीड मर्चेंट बैंकर कॉल्ड एज बुक रनर्स। एक बैंक होती है जिसको कंपनी एज अपॉइंट करती है कि इतने पीरियड्स के लिए हमारे जो पैसे जो भी अप्लीकेशंस के आएंगे वो आप जमा कर लेना। Who enters the bids in a book? After bidding is over, company fixes cut-off price based on the highest or best price at which all shares are or offered can be sold. Company issues a prospectus which contain the final price. Company क्या करेगी, वही prospectus issue करेगी जो शेयर्स की लास्ट फाइनल प्राइस बनती है। बुक बिल्डिंग मेथड इज यूज्ड फॉर पब्लिक इशू, और ये मेथड किसके लिए यूज होती है, पब्लिक के लिए। आपको ये भी क्वेश्चन एज अ फिल इन द ब्लैंक के लिए आ सकता है, डैश इज मेथड यूज्ड फॉर पब्लिक इशू, तो वहाँ पता होना चाहिए बेटा क्या होगा वहाँ पे, बुक बिल्डिंग मेथड। अब देखो इसके अंदर है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आती है, बहुत बार कंसेप्ट में बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज़ IPO, व्हाट इज़ FPO, कभी कभी फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो ध्यान देना। देखो
IPO means initial public offer. Initial public offer refers to the process of offering shares of the company to the public for the first time. जब फ्रेश शेयर्स, एज हम फ्रेश शेयर्स बोल सकते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम जब कंपनी जिस शेयर से पब्लिक को एज ऑफर करती है कि आप परचेज करो फर्स्ट टाइम, उसे हम बोलते हैं IPO. A company, a new company or existing company which has raised its capital earlier from promoters or other investors may offer its shares to the public when it is in need of fresh funds. अब देखो इसमें क्या होता है, अगर कंपनी जो स्टार्टअप हो चुकी है और कंपनी ने उनके जो प्रमोटर्स है, जो भी वहाँ प्रमोटर्स है या जो भी ओनर्स है, उनसे पहले ही पैसा ले चुकी है कंपनी और पैसों की और ज़्यादा ज़रूरत है कंपनी को, तो कंपनी क्या कर सकती है, एज अ पब्लिक को ऑफर कर सकती है कि आप हमारे कंपनी में आके इन्वेस्ट करो. ये अगर यहाँ पे ना समझे तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपने बचपन में हम क्या करते हैं, हम हमारा टिफ़िन क्या करते थे, हमारे फ्रेंड के साथ में शेयर करते थे. तो शेयर करने से क्या होता था, हमारे फ्रेंड का भी पेट भरता था और हमारा पेट भरता था, ठीक है ना, मुझे दोनों को राहत मिलती थी. तो अगर हम कंपनी के शेयर्स परचेस कर दें तो क्या होगा, हमारे पास शेयर्स आ जाएंगे कंपनी में, एज हम एक मेंबर के तौर पे गिने जाएंगे और हमारा जो पैसा होगा वो कंपनी क्या करेगी, उनके मैन्युफैक्चर होगी या जो भी प्रोसेस होगी उसके लिए यूज़ करेगी. फिर उसमें से जो भी उसका इंटरेस्ट बनता है, डिविडेंड बनता है, कंपनी हमें वो लौटा देती है, तो इसे हम शेयर बोलते हैं. ठीक है, ये सब कॉमन एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो एग्जाम में. नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट टाइम द कंपनी ऑफर्स शेयर्स टू द पब्लिक इट इज़ कॉल्ड एज इनिशियल पब्लिक ऑफर. और इसमें आगे क्या होता है, देखो, बिफोर IPO अ कंपनी इज़ नॉट अ लिस्टेड कंपनी. क्योंकि देखो, जब तक आप शेयर्स इशू नहीं करते हो, फर्स्ट टाइम इशू करते हो तभी तो IPO कहलाओगे ना, और जब तक शेयर इशू नहीं करते हो तब तक आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं होगी. लिस्टेड कंपनी मीन्स हम बोल सकते हैं कि जिनके शेयर्स देखो एज अ स्टॉक एक्सचेंज में बेचे जाते हैं. कि फर्स्ट आप दिखाओगे ना कि हमारे पास शेयर्स है, हमने बेचने की कोशिश की है, अगर फिर नहीं होता है तो आप एज अ स्टॉक एक्सचेंज थ्रू बेच सकते हो उन्हें. एंड इट्स शेयर्स आर प्राइवेटली held, but after IPO a company becomes a listed company and its shares can be bought and sold by investor in the open market. Open market means आप बोल सकते हो इसे शेयर बाजार, शेयर मार्केट. ओके, a company can make IPO through fixed price issue method और book building method. आप अपने हिसाब से शेयर्स की प्राइस फिक्स रखो या बुक बिल्डिंग. देखो, सादी भाषा में बता रहा हूँ. बुक बिल्डिंग मेथड मतलब क्या होता है, आप क्या करोगे, लोगों को बताओगे कि हमारे पास इतने शेयर्स हैं, ठीक है. आपकी कंपनी की अगर गुडविल अच्छी है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको परचेस करने को बोलेंगे, शेयर्स परचेस करने के लिए आएंगे. फिर वहाँ पे क्या होती है, वहाँ बाइडिंग होती है. एक प्रकार से लोग क्या बोली लगा सकते हैं कि हाँ भाई मैं इतने शेयर्स इतने में परचेस करूँगा, ये इतने में परचेस करेगा. फिर लास्ट में ये जो पीरियड रहता है 5 दिन का रहता है. 5 दिन के बाद में जो हाईएस्ट प्राइस होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जैसे जगह देखते हो ना, कोई बिल्डिंग वगैरह कैसे बेची जाती है उसके हिसाब से, उस वैसे सेम वैसे फिर लास्ट में देखा जाता है कि हाईएस्ट प्राइस कौन बोल रहा है, तो उसके हिसाब से वो प्राइस फिक्स करके एज ए इन्वेस्टर को बेचा जाता है. तो उसे हम क्या बोलते हैं, बुक बिल्डिंग मेथड. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फर्दर पब्लिक ऑफर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जिसको FPO बोलते हैं. ध्यान देना, व्हेन अ कंपनी इश्यू शेयर्स टू द पब्लिक ऑफर पब्लिक आफ्टर IPO. अब पता चल गया कि ज़्यादा शेयर बेचे नहीं गए, इट इज़ कॉल्ड एज फर्दर एज अ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. दस एवरी इश्यू ऑफ शेयर्स बाय अ लिस्टेड कंपनी आफ्टर इट्स IPO इट इज़ कॉल्ड एज FPO. फर्दर दूसरा, फर्स्ट टाइम बेचे नहीं गए तो कंपनी क्या करेगी, फिर एज अ किसी के थ्रू या स्टॉक मार्केट के थ्रू वो शेयर्स क्या करेगी, बेचेगी. तो उसे हम क्या बोलते हैं, FPO. FPO लीड्स टू एन इंक्रीज इन सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी. ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर. अब इसमें राइट इशू है और बोनस इशू है. थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ. राइट इशू का मतलब क्या होता है, अगर कंपनी चल रही है, अच्छे से चल रही है, इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया हुआ है, उसके बावजूद अगर कंपनी को फ्यूचर में और पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी क्या करती है, जो उनके पास जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, उन्हें बोलती है कि आप एक काम करो, आप और शेयर्स परचेस करो, मीन्स और पैसा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो. क्योंकि इससे कंपनी को फ़ायदा क्या होगा, पहले तो आप पहले से कंपनी के शेयर होल्डर हो,
आपकी डिटेल्स हमारे पास पहले से है, तो और डिटेल्स करने की ज़रूरत नहीं, प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं, कोई बैंक अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्टली आप क्या करोगे बेटा, कंपनी के शेयर्स परचेस कर दोगे। तो जब कंपनी एग्जिस्टिंग जो पहले से जो इक्विटी शेयर्स होल्डर है उनको जब शेयर्स बेचती है एज अ, तो उसे बोला जाता है राइट इशू। और बोनस इशू क्या होता है, बोनस इशू का मतलब ये होता है कि कंपनी ने समझो ज़्यादा प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कमा दिया, फिर कंपनी क्या करती है, जैसे बोनस देते हैं ना, तो शेयर्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स होल्डर को बोनस देती है, एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एंड इसका क्वेश्चन भी है लास्ट पेज पे कि बोनस शेयर्स आर इशूड टू, एग्जाम में भी आया था, किसे इशू किया जाता है, सिर्फ इक्विटी शेयर्स होल्डर को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एज उनकी होल्डिंग बढ़ जाएगी, होल्डिंग बढ़ जाएगी तो उनकी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी ना। सीधी सीधी बात है ना। क्या होता है, जैसे कंपनी में आप, किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका रेशो कैसे फिक्स होता है, आपने जितना इन्वेस्ट किया है, बराबर है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो देखो, नहीं समझे तो आप पूछ भी सकते हो। ओके, थैंक यू।